बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और इस वक्त हमारी सहयोगी यशस्वी पाठक भी आपके साथ जुड़ चुकी हैं। हम बात करेंगे बैटल ऑफ बिहार में लालू के घर में अब तक जो शुरू हुई सियासी जो लड़ाई है उसका आखिरकार बिहार चुनाव में कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि महुआ जो बहुत हॉट सीट मानी जाती है, महुआ के लिए तेजस्वी और तेजू में पारा आखिरकार इतना ज्यादा हाई क्यों है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ ही आखिरकार ताल क्यों ठोक रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब क्या आर पार के मूड में हैं लालू के दो लाल। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो सियासी लड़ाई है इन दोनों भाइयों के बीच में, इन परिवारों के बीच में, इसका सियासी रंग क्या देखने को मिलेगा और कितना नुकसान होगा इस चुनाव में, इस पर हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशांक दुबे जी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। शशांक दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है। बिहार में सभी जानते हैं अब बहुत कम वक्त रह गया है चुनाव होने में और अब बड़ी बात यह है कि पारिवारिक कलह जिस तरीके से हो रही है लालू यादव के दोनों लालों के बीच में, कितना बैड इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इस कलह के बाद। आपको क्या लगता है कितनी अस्थिरता नजर आ रही है इस वक्त अगर इस लड़ाई को हम देखें, क्या कहते हैं आप? देखिए स्वाति, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो लालू परिवार है उसमें उनके जो दो लड़के हैं, जब इसको थोड़ा और पीछे के बैकग्राउंड में हम जाते हैं और ये देखते हैं कि जब लालू यादव अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे थे तो उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े लड़के हैं उनका क्या होगा, क्योंकि ये आमतौर पर माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव के पास ही वो पोटेंशियल है जो लालू यादव के परिवार के लोग मानते थे और तेजस्वी यादव को पॉलिटिक्स में लालू का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। जब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था, कहीं ना कहीं तलवारें उसी समय से खिंच गई थी, लेकिन क्योंकि पारिवारिक बातें थी, लालू प्रसाद यादव इस कैपेसिटी में थे कि वो दोनों लड़कों को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करा देते थे। लेकिन अब वो समय नहीं है, लालू प्रसाद यादव के हाथ में उतनी आरजेडी नहीं है जितनी तेजस्वी यादव के हाथ में, और तेजस्वी यादव बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव का सर मैं थोड़ा फ्लैशबैक में अगर आपको लेकर चलूं तो शशांक दुबे जी, आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा, मुझे माफ कीजिएगा, 2017 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ। बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ अभी, जिस तरीके से पारिवारिक जो बगावत थी पब्लिक डोमेन में सामने आ गई थी, लोगों के सामने आ गई थी और उसका खामियाजा क्या हुआ था अखिलेश यादव की पार्टी को, समाजवादी पार्टी को शिवपाल यादव का हश्र क्या हुआ, उसके बाद सत्ता पर काबिज ये जो दल था किस तरीके से खिसक गया और बीजेपी को मौका मिल गया। आपको नहीं लगता है कि क्या कुछ इस तरह का भी हो सकता है अगर यही खींचतान बनी रही अनवरत? देखिए बिल्कुल स्वाति, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे हैं और लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो तेज प्रताप यादव की कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि परिवार ने हमको अलग जरूर किया है लेकिन हमारी महुआ सीट पे कहीं ना कहीं अपनी सिंपैथी दिखाएगी लालू फैमिली, लेकिन तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सिंपैथी नहीं दिखाई है। और इसके बाद ही जो तेज प्रताप यादव है काफी ज्यादा बगौती मूड में आ गए थे और वो राघोपुर जाके, जो कि तेजस्वी यादव का कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर जाकर उन्होंने कैंपेन भी किया था और एक तरह से तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश की थी। तो अब निश्चित रूप से परिवार के अंदर के तो दो घटक हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपको सिर्फ ये तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच लड़ाई लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि लालू परिवार के अंदर भी दो घटक हैं, क्योंकि लालू परिवार के अंदर कई पावर सेंटर हैं और सभी पावर सेंटर को ये दिमाग में रहता है कि जब भी टिकट का बंटवारा होगा तो उनको अपने हिस्से को सीटें मिलेगी। लेकिन तेजस्वी यादव के आने पर ऐसा नहीं हो रहा है। इससे न सिर्फ तेज प्रताप यादव उनके बड़े लड़के हो अलग पार्टी बना ली उन्होंने और वो चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा सर, सबसे बड़ी बात यह है तेजस्वी यादव की एक अलग फैन फॉलोइंग चलती है पूरे बिहार में, तेजस्वी यादव की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। अब बड़ी बात यह होगी कि लालू प्रसाद यादव किस खेमे में नजर आते हैं, क्योंकि ये देखने वाली चीजें हैं, क्योंकि चुनाव में क्या होता है, आपको नहीं लगता है कि ये एक तरह से गलत मैसेज जाएगा कि जब परिवार में दोनों बेटों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो ये पार्टी प्रदेश को कैसे संभाल पाएगी? देखिए बिल्कुल ये बातें साफ है कि लालू प्रसाद यादव कंट्रोल में चीजें नहीं है। तेजस्वी यादव ने पार्टी पर पूरी तरह से होल्ड बना लिया है और राष्ट्रीय जनता दल में इस समय जो तेजस्वी यादव है वो पूरी तरह से होल्ड कर रहे हैं और तेज प्रताप की जो शिकायत है या नाराजगी कारण है वो यही है कि तेजस्वी यादव का कहना है कि तेज प्रताप यादव पार्टी को डैमेज करते हैं और जहां तेज प्रताप का कहना है कि एक संजय यादव जो कि हरियाणा से है, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी में इंटरफेयर करते हैं और परिवार के अंदर विघटन पैदा कर रहे हैं। तो अब खाइया काफी खिंच चुकी है और लालू प्रसाद यादव निश्चित रूप से इस वक्त एक गलत नहीं हुआ कहने में
धृतराष्ट्र की भूमिका में है, जो तेजस्वी यादव के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और उनकी सिंपैथी कहीं इस वक्त दिख नहीं रही तेज प्रताप के साथ, और यही तेज प्रताप की नाराजगी का कारण है। जी जी पर शशांक जी, एक सवाल इसमें ये भी जुड़ जाता है, क्योंकि लगातार जब परिवार और पार्टी से निकाला हुआ तो कहा जा रहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद वापसी, घर वापसी हो जाएगी, पार्टी में भी वापसी हो जाएगी। लेकिन जब महीने भर के बाद मीडिया के सामने तेज प्रताप वापस आए, बाहर आए, तो उन्होंने कहा कि हम तो गीता पे रख के हाथ पे कसम खा रहे हैं कि हम तो वापस जाएंगे नहीं पार्टी में। वहीं तेजस्वी से जब पूछा गया मीडिया के द्वारा तो उन्होंने कहा कि 6 साल तो बिल्कुल वापसी नहीं है। तो क्या लगता है कि अब ये मामला लालू प्रसाद यादव के हाथ में नहीं रह गया, अब ये दोनों भाई के हाथ में, और तकरार जो है वो साफ नजर आ रही है। दूसरा सवाल सर इसमें ये भी जोड़ूंगी कि महुआ सीट से जब ये चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या, क्योंकि यादव जो वोट बैंक है वो लालू यादव के साथ रहता है, तो क्या लालू परिवार को इस बात का महुआ सीट पे खासतौर पर नुकसान होने वाला है? देखिए, बिल्कुल पहली बात है कि बिल्कुल लालू प्रसाद यादव के कंट्रोल में चीजें नहीं। देखिए, ऐसा करीब कई बार हुआ है, जब से तेज प्रताप और तेजस्वी यादव लॉन्च हुए हैं राजनीति में, तब से कई बार हो चुका है, लेकिन लालू यादव के इंटरफेरेंस से या उनके आपसी सुलह कराने से मामला सुलझ गया था। लेकिन इस बार क्योंकि मामला काफी ज्यादा अलग हो चुका है और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जो अलग अलग पार्टियां हैं और परिवार में भी कोई वापस गुंजाइश नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि परिवार में लौट सकते हैं, और तेज प्रताप यादव की जो पार्टी है वो दोनों इस वक्त काफी अलग अलग राहों पर चल चुके हैं, और उसमें फिलहाल सुलह की कोई उम्मीद दिखती नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि राबड़ी देवी की पूरे परिवार में राबड़ी देवी की सिंपैथी तेज प्रताप यादव के साथ है, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसे माहौल हुए हैं, शादी का जो मसला हुआ है, उसके बाद जो जिस लड़की का उनका अफेयर था उसका जो मसला हुआ, उन तमाम चीजों के बाद परिवार कहीं ना कहीं बैकफुट पर उसको लगता है कि अगर हम तेज प्रताप यादव के वक्त मेन स्ट्रीम में लाते हैं तो वो उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तो ऐश्वर्या है शादी उनकी, वो भी यादव कम्युनिटी से आती है, दुर्गा राय की पोती है, यानी कहीं ना कहीं एक यादव फैमिली से बिलोंग करती है, इसका नुकसान हो सकता है। तो इनके डैमेज कंट्रोल के लिए इनको अलग किया गया था, लेकिन अब परिस्थितियां काफी बिगड़ चुकी हैं और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में तलवारें खींच चुकी है। जी शशांक, लेकिन सिक्के के दो पहलू, एक पहलू ये कहता है कि परिवारवाद की जो बात चल रही थी और लालू प्रसाद यादव ने ये जब अपना जो स्टैंड है वो तेजस्वी की तरफ कर लिया तो कहीं ना कहीं एनडीए को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि जनता में ये मैसेज गया कि हम परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, हम तो जनता जो कहेगी, जनता जिसको मानेगी हम उसके साथ चलेंगे। तो क्या लगता है कि जनता अभी भी उस कंफ्यूजन में, माइंडसेट में है कि ये नेगेटिव भी जा सकता है और पॉजिटिव भी जा सकता है? देखिए, बिहार की राजनीति में कहीं से निगेटिव इम्पैक्ट नहीं गया है। तेजस्वी यादव और लालू यादव की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके परिवारवाद से ही तेजस्वी यादव का जन्म है, और लालू प्रसाद यादव खुलकर बोलते थे कि हमारा बेटा नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। तो कहीं बिहार में ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है कि परिवारवाद के खिलाफ बिहार की जनता हो। देखिए, बिहार में इस पर चीजें हैं, बस एक चीज जान लीजिए कि बिहार की जो राजनीति है वो मुद्दों पर तो होती है, विकास पे तो होती है, विकास मुद्दा होता है, लेकिन आखिरी आते आते वो जातिवाद से सिमट जाती है। और लालू प्रसाद यादव के सबसे प्लस पॉइंट है उनका जो समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है वोटों का, वो काफी इंटैक्ट रहता है, यानी 17% से ज्यादा, लगभग 18%, 17.5% मुसलमान और लगभग 14 से 15% यादव, यानी 30-32% वोट उनके साथ इंटैक्ट है। और वो कहीं भी कुछ 1-2% अपवाद का छोड़ दिया जाए तो वो लालू यादव को छोड़कर कहीं जा नहीं रहा है इस बार। तो वो सारी ताकत तेजस्वी के पास कंसोलिडेट है। और दूसरी तरफ जहाँ तेज प्रताप यादव की बात की जाए, तेज प्रताप यादव कुछ लोगों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, और तेज प्रताप की राजनीति है वो सांकेतिक है, और तेज प्रताप ये दिखाना चाहते हैं कि वो दबाव में नहीं आए हैं और वो लड़ना चाहते हैं और वो लड़ेंगे। तो तेज प्रताप यादव लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जनता दल की जो वोट है और लालू प्रसाद यादव के जो फॉलोअर है वो पूरी तरह से तेजस्वी यादव और जेडी के साथ इंटैक्ट है, ऐसा लग रहा है उस क्षेत्र में जाने पर। देखिए, वर्तमान परिदृश्य में शशांक जी और यशस्वी, यही सबसे बड़ा सवाल है कि हकीकत है इस वक्त कि परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजद की छवि सभी जान रहे हैं कि क्या है, इसको लेकर लगातार वार पलटवार होता है विपक्ष की तरफ से। अब एकता पर कितना असर पड़ेगा, अनुशासन पर कितना असर पड़ेगा, अनुशासन की कमी और नेतृत्व की अस्थिरता को लेकर भी बार बार सवाल उठेंगे। एक सवाल ये भी है कि मतदाताओं में बड़ा भ्रम रहेगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह का भ्रम वोट छीन सकता है लालू यादव से, उनके बेटे से? और विपक्षी दलों को तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, आपने देखा होगा, चाहे कोई भी रैली हो
बड़ी सी बड़ी रैलियों में भी और छोटी सी छोटी सभाओं में भी लालू का जंगल राज तुरंत विपक्ष की तरफ से याद दिला दिया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव जो 15 वर्ष का कार्यकाल रहा है, उसको लेकर पिछले 20 सालों से जो एनडीए गवर्नमेंट है, वो जब भी चुनाव में जाती है तो उसको लेकर फोकस करती है। और कहीं ना कहीं जो मैंने आपसे पहले कहा कि एक वर्ग विशेष है जो लालू प्रसाद यादव का इंटैक्ट है, वो यादव और मुसलमान है और कुछ पिछड़ी जातियां हैं। तो लालू यादव के साथ जो वोटर इंटैक्ट है, उनके विरोध यानी ये कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव की सरकार आई तो फिर से ऐसा जंगल राज या अराजक पैदा होगी और इसको लेकर जो अन्य वोटर है वो एनडीए की तरफ जो है गोलबंद होते हैं। तो बिहार में जो है कम्युनल बैकग्राउंड, कम्युनल बेसिस पे यहाँ गोलबंदी कम होती है। यहाँ गोलबंदी एक लालू के पक्ष में और एक लालू के विपक्ष में ये ज्यादा होती है और बिहार में यही होता है। और आने वाले दिन में ये काफी ज्यादा प्रभावकारी भी होगा, क्योंकि जिस तरह से लालू यादव के सपोर्टर गाना के माध्यम से जो छपरा के लोकगीत है या गाया है उसके माध्यम से जंगल राज वापसी के संकेत दे रहे हैं, तो एनडीए कह रही है, तो कहीं ना कहीं राजद के लिए निगेटिव होगा। राजद के लिए नेगेटिव आप मान रहे हैं, लेकिन अगर हम रैलियों को देखें, अभी हम रैलियों को देखें तो आज भी बहुत सारी रैलियां हुई, रैलियां यशस्वी, इधर भी बहुत भीड़ थी और दोनों खेमों में इस वक्त जबरदस्त भीड़ है। कोई सियासी मूड को बिल्कुल भाप नहीं पा रहा है कि आखिरकार होने क्या जा रहा है, लेकिन ये वोटर ही असली तरह से जानता है कि वो किसको इस बार देने जा रहा है अपना वोट। आपको क्या लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, कुछ बड़ा बदलाव रहेगा, एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर भी हावी है, क्योंकि 20 साल लगातार देश को लोगों ने दिए, लोग भी चाहते कि थोड़ा बदलाव हो। आपको लगता है क्योंकि योजनाएं जो है सरकार की उसका भी लोगों ने जबरदस्त तरीके से फायदा उठाया, महिलाओं के लिए और दीदियों से जुड़ी कई योजनाएं थी, आपको क्या लगता है इसको लेकर कुछ बदलाव होगा क्या इस बार? देखिए स्वाति, ऊपर से देखने में लगता है कि 20 साल की सरकार हो गई है और नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण विषय क्या है कि आप जब चुनाव में जाते हैं तो आपकी रणनीति क्या होती है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू इस वक्त एक बेहतरीन रणनीति का चुनाव में है और दूसरी तरफ जो यूपीए गठबंधन है यानी जो महागठबंधन है, वो कहीं न कहीं उसके अंदर तालमेल की कमी दिख रही है। तो देखिए बिहार में अगर देखा जाए 4 से 5% वोटों को जो अंतर होता है वो रिजल्ट पे काफी ज्यादा अंतर करता है। अगर 2020 के चुनाव में देखा जाए तो बहुत माइनर अंतर था, यानी आप 1% से कम का भी अंतर था, लेकिन सीटों में अंतर आया और एनडीए की गवर्नमेंट बनी। तो देखिए बिहार में जो 4 से 5% वोटर होते हैं जो स्विंग करते हैं, उन पर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे। क्योंकि आमतौर पर जो जातियां हैं, जैसे मैंने आपसे कहा यम वाई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण लालू के साथ इंटैक्ट है, वही जो वैश्य है, फॉरवर्ड है, जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं या अन्य जो वर्ग है, ईबीसी है जो नीतीश के साथ इम्पैक्ट है, तो कहीं ना कहीं इंटैक्ट है, ईबीसी जो है नीतीश के साथ है। तो ये दोनों जातियां मिलाकर एक वोट बैंक, दोनों के पास अपने वोट बैंक है, लेकिन जो 4 से 5% वोटर्स होते हैं जो स्विंग करते हैं, जो अपना मूड बदलते हैं, वो वोटर बिहार में काफी डिसाइसिव होते हैं। और 2020 के चुनाव में देखा गया था कि इतना ज्यादा स्विंग हुआ था कि 1% से कम मार्जिन पे दोनों गठबंधनों के बीच, महागठबंधन और एनडीए के बीच में 1% से कम की मार्जिन थी, लेकिन सीटें एनडीए के पास ज्यादा थी, एनडीए ने सरकार बना लिया था। तो ये देखना होगा कि बिहार में मार्जिन ज्यादा नहीं होगा, काफी क्लोज कॉन्टेस्ट होगा और इलेक्शन है। नेताओं में वो जोश देख रहे हैं आप, विपक्ष के दूसरे जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी की यशस्वी बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, शुरुआत में नजर नहीं आए, लेकिन एकाएक जिस तरीके से उन्होंने दूरियां बनाई, हालांकि बीच में राहुल गांधी भी नजर आए, प्रियंका गांधी भी निकली रैलियों में। आपको लगता है कि वो जो फैक्टर था वो थोड़ा फीका नजर आया इस बार चुनाव में? जो जोश होना चाहिए था, जो टेम्परेचर होना चाहिए था नेताओं का कि नहीं चुनाव है और हम इतना पीछे हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, वो जज्बा नहीं नजर आया इस बार? बिल्कुल स्वाति, देखिए सही बात यह है कि 2020 में महागठबंधन जितनी ताकत से लड़ा था और बेहतरीन तालमेल से लड़ा था, और जो उसके मुद्दे थे, देखिए आरक्षण का मुद्दा था, उसके बाद ईबीसी के जो अति पिछड़ा है उनके आरक्षण कोटा को बढ़ाने का मुद्दा था। इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बहुत प्रभावी ढंग से महागठबंधन चुनाव में गई थी, लेकिन इस बार जो है टिकट बंटवारे में ही इतनी लेट हुई है और जो सीटें डिसाइड नहीं हो पाई, और उसके बाद भी अगर सीटें डिसाइड हुई भी तो 10 करीब ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के दलों के बीच में फ्रेंडली फाइट है। तो ये तमाम चीजें ऐसी दर्शाती हैं कि जब वो टिकट ही बांट पाए, वो सीटें ही डिसाइड नहीं कर पाए, तो रणनीति किस स्तर पर बनाया होगा। और क्योंकि समय इतना कम था कि उस अपनी रणनीति अगर उन्होंने बनाई भी तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। दूसरी तरफ जो एनडीए है जिसमें सीधा कमान अमित शाह ने संभाल रखा है और धर्मेंद्र प्रधान ने संभाल रखा है, और मोदी जी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, और जितने भी प्लान बने थे वो 1 महीने पहले बना लिए गए थे, यानी किस सीट पे कौन लड़ेगा, किस सीट पे किस जातियों के लिए किन लोगों को लगाया जाएगा, किस
समीकरण को बैलेंस करने के लिए जहां पर दिक्कत आई थी 2020 में, उसको कैसे फुलफिल किया जाए, इन तमाम चीजों की रणनीति पहले से एनडीए ने बना ली थी। तो मैंने पहले कहा कि एनडीए इस बार रणनीति बनाने में बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है महागठबंधन के अपेक्षा, और महागठबंधन में तालमेल की कमी आज भी दिख रही है। शशांक जी, लेकिन एक कहा जा रहा है कि कल राघोपुर में मौजूदगी होगी तेज प्रताप यादव की। अभी मीडिया से बातचीत थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जाएंगे, अब आयोजन हुआ है तो जाएंगे नहीं। इस तरीके की बातों से ये है कि मन टटोलने का काम करते हैं जनता के। तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं राघोपुर विधानसभा सीट से, वहां पे तेज प्रताप का पहुंचना क्या वोटों की खींचतान नजर आएगी, और क्या लगता है कि तेज प्रताप का मूड कितने ज्यादा बौखलाहट उनके में भी नजर आएगी? क्या बहुत कुछ बोल, क्योंकि बड़े बेफिक्र नजर आते हैं, बहुत ऐसी बातें बोल देते हैं जो शायद मंच पे नहीं बोलनी हो, तो क्या कल का दिन कुछ एक खास नजारे के साथ आएगा, खासतौर पर तेज प्रताप यादव के नजरिए से? जी बिल्कुल स्वाति, कल आप बहुत सारी नए बयानबाजियां सुन रहे हैं, और तेज प्रताप यादव जब बोलते हैं तो बहुत दिल से बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं। और तेज प्रताप यादव निश्चित रूप से कल कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिनको हम कह सकते हैं कि रहस्योद्घाटन होगा, रहस्यों पर से पर्दा निकाल सकते हैं। क्योंकि अब वो तेजस्वी यादव पर पहले व्यक्तिगत हमला नहीं करते थे, पहले परिवार का लाज रखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे साफ हो रहे हैं और खुलकर बातें कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण जो इसमें है वो ये है, तेज प्रताप यादव को लगता था कि महुआ सीट में कहीं ना कहीं सॉफ्ट हैंड रखेंगे तेजस्वी यादव उनके प्रति, और महुआ सीट उनको जीतने में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मदद भी करेंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, और महुआ सीट पर तेजस्वी यादव ने काफी ज्यादा दबाव बनाया है, काफी ज्यादा कैंपेनिंग की है, और उनके लोग भी वहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसी से नाराज होकर कल तेज प्रताप यादव जाएंगे राघोपुर, जो तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात एक चीज और जान लीजिए कि जो राघोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें सतीश राय मुकाबला दे रहे हैं तेजस्वी यादव को। और सतीश राय वो व्यक्ति है जिसने इस सीट से राबड़ी देवी को हराया हुआ है। राबड़ी देवी को उन्होंने चुनाव 2003 में हरा दिया था। एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है, और यहाँ पर मार्जिन अब इस वक्त देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है। तेज प्रताप यादव अगर वहाँ 5% भी यमुआई समीकरण में डेंट करते हैं, 5 से 5% भी डेंट करते हैं, तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगा। तो कहीं न कहीं तेज प्रताप यादव अगर उस क्षमता में नहीं भी है कि बहुत ज्यादा नुकसान कर सके, लेकिन अगर 2 से 4% का भी वो नुकसान करते हैं तो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था 2015 में और 20 में। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखनी होगी कि कल तेज प्रताप यादव करते क्या है। लेकिन निश्चित रूप से परिवार के बीच में अब तलवारें खुलेआम खुल गई हैं, निकल गई हैं, और अब जंग होगी इलेक्शन। शशांक जी, ना सिर्फ तेजस्वी और तेज प्रताप में, बल्कि क्योंकि मीसा भारती का भी जो मूड है वो बहुत ज्यादा तीखे तेवर नजर आ रहे हैं तेज प्रताप की तरफ। तो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव की तरफ ना सिर्फ उनकी बहन बल्कि लालू यादव राबड़ी का थोड़ा सा झुकाव नजर आता है तेज प्रताप की तरफ। लेकिन उसके बाद भी कल मीडिया के सामने राबड़ी देवी भी नजर आई, तो बहुत ज्यादा बचती नजर आई तेज प्रताप पर बोलने के लिए। तो क्या लगता है कि पूरा परिवार अब तेज प्रताप के खिलाफ मीडिया में आ चुका है? देखिए, बातों को समझिए इस तरह से कि जिन लोगों को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिली है वो एक अलग वर्ग है लालू परिवार में, और जिन लोगों को राजनीति में हिस्सेदारी मिल गई है वो एक अलग परिवार है। अगर इससे पहले बात की जाए तो जो मीसा भारती है वो भी तेजस्वी यादव के बाद बहुत साथ नहीं थी और तेज प्रताप का साथ देती थी। लेकिन चूंकि अब एमपी हो गई है, पाटलिपुत्रा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गई हैं, तो अब वो परिवार और पार्टी का दिख रही हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य की बात की जाए, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को सिंगापुर में किडनी डोनेट की थी और छपरा से रोहिणी आचार्य चुनाव भी करी थी, तो रोहिणी आचार्य के अगर बयानों को देख लिया जाए तो वो सीधा संजय यादव पर निशाना करती है। और संजय यादव वो है जो इस वक्त तेजस्वी यादव के संजय बने हुए हैं, यानी महाभारत में जो संजय थे वो संजय यादव बने हुए हैं। तो संजय यादव पर अगर रोहिणी यादव निशाना कर रोहिणी आचार्य निशाना कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य भी परिवार के खिलाफ है। तो ये माना जा सकता है कि जिन लोगों को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिली, प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनको एमपी एमएलए नहीं बनाया गया, वो लोग एक अलग वर्ग है। प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य और बहने जो न्यूट्रल हैं, और जिन लोगों को राजनीति में हिस्सेदारी मिली है वो एक अलग है। तो ये पारिवारिक समीकरण से अलग कुछ राजनीतिक समीकरण भी है। अगर हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो वो लोग विरोध में जाते हैं परिवार। बिल्कुल, मुझे लगता है शशांक जो यशस्वी की बड़ा जो बिहार का मतदाता है वो बड़ा कंफ्यूजन में होगा कि आखिरकार कौन ठीक है कौन गलत है। फिलहाल इनकी पारिवारिक कलह है, वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। अगर हम तेज प्रताप यादव की बात करें तो वो भगवान कृष्ण की बात करते हैं, और इसके अलावा अगर तेजस्वी की बात करें तो वो रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। जनता किसको चुनेगी, जनता किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रही है, तो जनता को जवाब देना है।
दोनों के सियासी देखिए, जो बिल्कुल नजरिए जनता बिल्कुल मैंने अलग आपसे अलग पहले है। ही जी कहा कि जी। बिहार का चुनाव इस वक्त दो ध्रुवों में है, एक एनडीए के साथ और एक महागठबंधन के साथ। निश्चित रूप से महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं और एनडीए के नेता इस वक्त नीतीश कुमार हैं। तो कहीं से कोई इस वक्त नहीं है कि जो राजद के समर्थक के लिए लालू प्रसाद यादव के जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं और जो वोटर्स बाद में ऐड भी हुए हैं, वो इस वक्त आरजेडी के साथ हैं और वो किसी प्रकार की ज्यादा कंफ्यूजन लेने की नहीं है। लेकिन क्योंकि तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं सनातन से खुद को जोड़ के रखते हैं, पूजा पाठ कर्म में ज्यादा छुपा सकते हैं, तो उनको एक तरह से सिंपैथी है कुछ यादव परिवारों की या अन्य लोग जो लालू परिवार के साथ अटैच नहीं है, वो सिंपैथी मिल सकती है। लेकिन सिंपैथी से काम नहीं चलता है लोकतंत्र में। और इस वक्त जो वोटर्स हैं, जो लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं या एनडीए के विरोध के वोटर हैं, वो इंटैक्ट हैं और तेजस्वी यादव के साथ हैं। तो वोटों में आप बहुत ज्यादा ये नहीं कहें तेज प्रताप यादव डेंट करने वाले महागठबंधन को, लेकिन कुछ सीटों पर, एक दो सीटों पर निश्चित रूप से अगर वो 3-4% या 5% तक के मार्जिन में मतों को परिवर्तित कर सकते हैं तो ये प्रभावकारी होगा। लेकिन अगर बृहद पे देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो सीधा सीधी फाइट है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। और उसमें एक तीसरी पार्टी के रूप में प्रशांत किशोर और उसके अलावा जो है ओवैसी कुछ सीमांचल सीटों पर, तो वो अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग मुद्दे हैं। तेज प्रताप इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, परिवार के लिए जरूर बड़ा मुद्दा है, लेकिन चुनाव में जब रिजल्ट आएंगे तो तेज प्रताप यादव 1-2-3-4 आप अगर आप एक वरिष्ठ पत्रकार नंबरिंग अगर आप देना चाहें तो आप कितने नंबर देंगे? तेजस्वी प्रताप को कितने नंबर देंगे और तेज प्रताप यादव को कितने नंबर देंगे? क्योंकि दोनों का अपना अपना नजरिया है। और सवाल ये भी है कि क्योंकि बगावत जो कुछ हुई, सवाल थोड़ा प्रासंगिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं इस बार इस चुनाव में? देखिए, अगर ये बात जनता के लिए होती, अगर कोई लड़ाई जनता के लिए, कोई लड़ाई पब्लिक वेलफेयर के लिए होती, तो इसमें मार्किंग की जा सकती थी। देखिए, विशुद्ध रूप से परिवार की लड़ाई है और सब पारिवारिक सत्ता में बंटवारे को लेकर राजनीति है। और तेज प्रताप यादव का ये कहना है कि पूरी जो विरासत थी सत्ता की, वो तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है, उनको कुछ नहीं मिला है। और लड़ाई पूरी इसीलिए, इसके दोनों के डोमेन अलग अलग है और इसीलिए जब विषय अलग अलग है तो एक ही अलग अलग विषय पर अलग अलग छात्रों के बीच में नंबर कैसे दिया जा सकता है? तो नंबर की बात नहीं है, बस इतनी बात है कि ये विशुद्ध पारिवारिक और सत्ता के बंटवारे का मामला है। और तेज प्रताप यादव एक अलग राजनीति कर रहे हैं, एक अलग राह पे चले हैं, तो निश्चित रूप से उनको शुभकामनाएं हैं। और उनकी राजनीति करने का तरीका जो है वो अलग है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास वोट बैंक नहीं है। तेजस्वी यादव के पास विरासत में मिला एक वोट बैंक है 30-35% का, और तेज प्रताप यादव को 0 से शुरू करना है। तो दोनों में अलग अलग दोनों प्रश्न पत्र है, इसलिए मार्किंग समान कैसे की जा सकती है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शशांक दुबे जी, अपना विश्लेषण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दोनों परिवारों के बीच जिस तरीके से बगावत के स्वर देखने को मिल रहे हैं, जिसका खामियाजा उठाना भी पड़ सकता है, और जनता का क्या मिजाज होगा इसको लेकर आगे अब आने वाले चुनाव में पता चल पाएगा। क्योंकि पहले फेज के अब महज बहुत कम दिन बाकी हैं, 3 से भी कम दिन हैं, और ऐसे में क्या मिजाज होगा बिहार की जनता का, ये देखने वाली बात है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही, बैटल ऑफ बिहार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, हमारी सहयोगी यशस्वी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।